और न्यूट्रिशन क्या है। कैलोरी का मतलब क्या है? वो खाना जो हमें खाने से एनर्जी मिलेगी, मतलब ऊर्जा मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन माने पोषण। तो वो न्यूट्रिएंट्स देगा हमें जो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं जो ज्यादा मात्रा में है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं जो कि कम मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स। तो ऐसा खाना जो हमें न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, पोषण तत्व दे रहा है, वो हुए न्यूट्रिशन। और जो केवल ऊर्जा दे रहा है वो हुए कैलोरीज। और एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि जो कैलोरीज हैं वो हमें सिर्फ ऊर्जा देती हैं, वो उनमें पोषण तत्व नहीं होते। लेकिन जो हमारे न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स है, वो हमें एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो भी हमारी बॉडी के अंदर क्रियाएं हो रही हैं, जो चाहे वो पाचन क्रिया हो, खाने को पचाना, या हमारा बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो, ब्रेक डाउन रिएक्शंस हो, या और विभिन्न प्रकार की जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन सब के अंदर हेल्प करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो आशा करती हूँ कि अब आप कैलोरी और न्यूट्रिशन के बीच का फर्क जान चुके हैं। तो अब हम समझना चाहेंगे दो प्रकार के खाने जो हो सकते हैं। एक होता है हमारा कैलोरी डेंस फूड, एक होता है हमारा न्यूट्रिएंट डेंस फूड। कैलोरी डेंस फूड से हम क्या समझते हैं? वो खाना जो कैलोरी से भरपूर है, जिसमें कैलोरी भरपूर मात्रा में है। और ऐसे प्रकार के खाने जो होते हैं उनमें हमारा न्यूट्रिएंट माने पोषण बहुत कम मात्रा में होता है। और ऐसे खाने को अक्सर हम एम्प्टी कैलोरीज बोलते हैं। एम्प्टी कैलोरीज का क्या मतलब है? खाली कैलोरीज का होना, जिससे आपको पोषण तत्व नहीं मिल पाते। दूसरा, इसमें हम इसको क्विक एनर्जी भी बोलते हैं। क्विक एनर्जी मतलब कि जैसा कि आप पिछले सेशंस में ये समझ चुके हैं कि जो भी कैलोरी वाले खाने की चीजें होती हैं उनमें सिंपल शुगर होती है। सिंपल शुगर मतलब मोनोसेकेराइड्स, ग्लूकोज। तो वो सिंपल शुगर्स हैं, बॉडी में जाते ही फटाफट एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब जब वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है तो हमें जल्दी एनर्जी मिलती है, वो ऊर्जा मिलती है। बट जितनी जल्दी हमें वो एनर्जी मिलती है, थोड़ी देर बाद ही हमें बॉडी के अंदर वो थकान, लिथार्जी और आलस महसूस होता है। क्यों होता है ऐसा? क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो भी जरूरी पोषण तत्व है वो नहीं होते। और ऐसा खाना अक्सर प्रोसेस्ड फूड होता है। प्रोसेस्ड फूड से हम क्या समझते हैं? ऐसा खाना जिसको बनाने के लिए या तो बहुत केमिकल रिएक्शन यूज हुए हों, या हाई टेम्परेचर पे या हाई प्रेशर पे उनको बनाया गया हो या पैक किया गया हो, तो उनको ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन से एक्सपोज किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके अंदर जो थोड़ी बहुत भी अगर पोषण तत्व की मात्रा है वो और कम हो जाती है, न्यूट्रिशन वैल्यू और कम हो जाती है। अब जब उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है तो ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। हालांकि हमें चाहे खाने में अच्छा लगे, बट लेकिन वो हमारी बॉडी को कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे, ये हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ ज्यादा मात्रा में शुगर और फैट्स पाए जाते हैं, तो ये हमारा वजन बढ़ाते हैं। वजन बढ़ाते हैं तो हमारा लिपिड एंड फैट प्रोफाइल जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है, और हमें डायबिटीज की संभावना हो सकती है आगे जाकर, और हमें हार्ट इश्यूज हो सकते हैं। तो कोशिश करिए कि ये खाना आप ना खाएं। और अगर आप बोले हम कि क्या खाना है जो कैलोरी डेंस फूड के कैटेगरी में आता है, तो वो आते हैं हमारे सारे प्रकार के डिजर्ट्स। डिजर्ट्स माने आपके केक्स हो गए, पेस्ट्रीज हो गए, या जो भी आप मीठा खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड जैसे कि चिप्स हो गए, और आपका फास्ट फूड जैसे कि बर्गर, पिज्जा, ये सब आपके जो है कैलोरी डेंस फूड हैं, जिनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ना के बराबर है या नहीं है। लेकिन यही दूसरी और हम देखते हैं राइट साइड, वो है न्यूट्रिएंट डेंस फूड। न्यूट्रिएंट डेंस फूड की अगर मैं बात करूं, तो ये ऐसा खाना जो कि न्यूट्रिएंट से भरपूर है, मतलब पोषण तत्वों से भरपूर है। अब इसमें क्या होता है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू, पोषण तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो उस वजह से एनर्जी हमें ये भी प्रोवाइड करते हैं, ऊर्जा हमें इनसे भी मिलती है, पर केवल ऊर्जा नहीं मिलती। और
जो एनर्जी ये हमें देते हैं वो है सस्टेन्ड एनर्जी। अब सस्टेन्ड एनर्जी से हम क्या समझते हैं? सस्टेन्ड एनर्जी से हम ये समझते हैं कि ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा जो हमें काफी लंबे समय तक मिले और महसूस हो, और न्यूट्रिएंट्स मिले। तो जैसे-जैसे हमारी बॉडी के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स, वो पोषण एब्सॉर्ब होते जाते हैं, वैसे-वैसे हमें एनर्जी जो है वो मिलती रहती है। तो हमें कंटिन्यूअस एनर्जी मिलती है ऐसे खाने को खाकर। और इसमें क्या आता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स, एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स। तो ये सब, जैसे कि होल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, नट्स हो गए, सीड्स हैं, और आपके पास होल ग्रेन्स हैं, ये सब आपके न्यूट्रिएंट डेंस फूड हैं। तो ऐसे जो खाना है वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। अब आप कैलोरी डेंस फूड और न्यूट्रिएंट डेंस फूड, आशा करती हूँ कि आप फर्क दोनों के बीच का समझ चुके हैं। अब जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि आपको दो इमेजेस हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में आपको दिख रहा है कि 150 कैलोरी ही लिखा है। अब अक्सर ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि हम तो कैलोरी कंट्रोल करके खाना खा रहे हैं, तो हमारा तो वजन नहीं बढ़ेगा, हम सोच समझ के खाते हैं और हमारी सेहत अच्छी रहेगी। पर क्या आप जानते हैं कि सेम कैलोरीज का खाना जो है आप खा रहे हैं, आपको क्या उससे सेम न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल रहा है? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में अगर मैं देखूं, 1 कप पाइनएप्पल और आधा कप ब्लूबेरीज है, वो हमें 150 कैलोरीज दे रही है। तो इसको खाने से हमें क्या मिल रहा है? हमें फाइबर मिल रहा है, हमें पानी मिल रहा है, विटामिन्स एंड मिनरल्स मिल रहे हैं। बट लेकिन यहीं और मैं दाईं ओर देखूं, तो यहाँ भी मुझे 150 कैलोरीज मिल रही हैं। आप 2 चॉकलेट्स खाते हैं, आपको 2 चॉकलेट्स खाने से 150 कैलोरीज मिल रही हैं। पर क्या आपको वही सेम न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल रही है जो आपको लेफ्ट साइड का खाना खाने से मिलेगी? तो ऐसा नहीं है। सो ऐसी इससे हमें सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज मिल रही है, मतलब खाली कैलोरीज का मिलना, न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कैलोरीज तो बराबर है, मेरा वजन नहीं बढ़ेगा, भले वजन आपका मेंटेन रहे, पर क्या आपकी हेल्थ उतनी ही अच्छी रहेगी? तो ऐसा नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको थोड़ी ध्यान रखनी है अपना डाइट चुनते टाइम। अब नेक्स्ट है हमारा हेल्दी प्लेट। आई थिंक ये पिक्चर जो है आप काफी बार देख चुके हैं, आप इस पिक्चर से फेमिलियर हैं सब। तो बट थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि हम कैसे अपने प्लेट को डिजाइन कर सकते हैं। अब अक्सर हमें, अब इस प्लेट से हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम अपनी प्लेट को 4 भागों में डिवाइड कर दें, तो जो हमारी प्लेट के 2 भाग हैं, मतलब 50% जो है वो क्या है? सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का होना चाहिए, और वही 25% जो है हमारा प्लांट प्रोटीन होना चाहिए, और 1/4 हिस्सा यानी 25% हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। तो अब सवाल ये आता है कि ठीक है, हमें ये तो पता है कि हमें प्लेट को इस तरीके से डिजाइन करना है, बट हमेशा दिमाग में ये आता है कि क्या बनाएं या क्या खाएं। तो आज हम आपको थोड़े से टिप्स और सुझाव देंगे जो आपको हेल्प करेंगे अपने हेल्दी प्लेट को डिजाइन करने के लिए। तो चलिए, हमारा पहला हमारा जो प्लेट का हिस्सा है, दैट इज 50% ऑफ आवर प्लेट, मतलब कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जब आप डिसाइड कर रहे हैं, तो कुछ चीजें हैं जो आप अपने ध्यान में रखिए, जो आपको हेल्प करेंगे अपने हेल्दी प्लेट को डिजाइन करने में। तो अब ये जो है, ये सिर्फ हमारा खरीदने से ही शुरू हो जाती है एक दिया। अब अब कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि रोज रोज कौन लेने जाएगा, कईयों को आलस आता है, कईयों के पास टाइम नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले से ही सोच के रखना है। आप अपने अपने हिसाब से जो आपको कन्वीनियंट हो, आप वैसे अपनी स्ट्रैटेजीज बना लीजिए कि आप मार्केट जाइए, आपको अलग अलग प्रकार की जो भी सब्जियां मिले, और कोशिश कीजिए कि आप हर प्रकार की सब्जी को इंक्लूड करें। जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, उनको आप इंक्लूड करें अपने डाइट में। तो इससे होगा क्या कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपके पास कभी भी स्टॉक का शॉर्टेज नहीं होगा, आपके पास हमेशा ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। और हेल्दी ऑप्शंस चूज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कई लोग हैं जो समय बचाने के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट बना बनाया ले आते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप
फ्रेश अदरक और लहसुन लें और आप उसका पेस्ट बनाएँ। ज़्यादा समय नहीं लगता, 2-4 मिनट की बात है। और अगर टोमेटो प्यूरी आप यूज़ करते हैं, तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ऑलरेडी कब का बना होता है ये आपको नहीं पता। सो आप कोशिश कीजिए कि आप फ्रेश टमाटर लें, आप फ्रेश प्यूरी बनाएँ और या अलग तरीके से आप सब्ज़ी में डालकर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या कोशिश करनी है कि आप हर तरीके की सब्ज़ी और फ्रूट कोशिश करें सीज़नल फ्रूट लें, जो भी सीज़न में सब्ज़ी अवेलेबल है वो लें। क्यों? क्योंकि उनमें पोषण तत्वों की मात्रा जो है वो भरपूर होती है। जो हमारे फ्रीज़्ड होते हैं या बहुत टाइम से स्टोर करे हुए होते हैं, उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है कम हो जाती है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है प्रिपेयर करने की। अगर हम बात करें फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपको फ्रूट्स खाने हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप होल फ्रूट अपने साथ रखें। जब आपको खाना है, आप उसको तभी कट करें। आप बहुत देर पहले से उसको कट करके ना रखें। तो अक्सर आपने देखा होगा कि सेब है, सेब अगर हम थोड़ी देर काट कर रख देते हैं, तो वो ब्राउन हो जाता है, उसमें वो थोड़ा-सा कालापन आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब ऑक्सीडेशन क्या है कि खुला पड़ा रहता है, हवा के साथ वो रिएक्ट करता है और उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे कि उसकी जो हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो जाती है, ठीक है? दूसरा अगर हम बोलें फ्रूट्स आप अगर या सब्जियाँ हैं, आप बहुत पहले आप काट के रख देते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि खीरा अगर आप बहुत देर पहले कुकुम्बर आप बहुत देर पहले काट कर रख देते हैं, तो वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। तो उसमें जो वाटर कंटेंट है वो कम हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जब आपको खाना खाना है, आप उसको फ्रूट को तभी काटें और तभी उसको कंज़्यूम करें। दूसरी बात सब्जियों की, तो सब्जियों में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जब भी सब्ज़ी बनानी है, तो आप उसको काटने से पहले वॉश करें, जिससे कि उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो पानी के साथ बह ना जाए, ठीक है? तो ये बात हुई हमारी खरीदने को लेकर या बनाने को लेकर। अब बात आती है हमारी पकाने को लेकर। तो पकाने में अगर हम बात करें तो हमारी इंडियन फैमिलीज़ में तब तक खाने को पका हुआ नहीं माना जाता जब तक हमारी सब्जियाँ पूरी गल नहीं जाती या उनका सब्जियों का रंग बिल्कुल चला नहीं जाता। तब तक हम बोलते हैं कि सब्जी कच्ची है, ये बनी नहीं है। तो पर लेकिन आपको क्या पता है कि आप जब इतना ज़्यादा उसको इतनी देर तक पकाते हैं, तो उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको उतनी ज़्यादा हीट मिल रही है और कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे हीट सेंसिटिव होते हैं, जो ज़्यादा हीट मिलने से वो उड़ जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम सब्जियों को जब भी पकाएँ, तो इस तरीके से पकाएँ कि उनका कलर ना जाए, वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ, हमें कच्चे ना लगें, बट उनका टेक्सचर मेंटेन रहे, जिससे कि उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, वो बनी रहे। और दूसरी बात ये आती है कि हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा घी और तेल का इस्तेमाल करते हैं तड़का लगाने के लिए। तो आप जो भी तेल आप यूज़ कर रहे हैं, आप वो कोशिश कीजिए कि ऐसा तेल इस्तेमाल करें जो कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड ना हो, जमा हुआ ना हो, जैसे कि वनस्पति और डालडा, ये आपको नहीं यूज़ करना है। आपको जो रूम टेम्परेचर पे तेल है वो लिक्विड हो, वैसा यूज़ करना है, जैसे कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है या ऑलिव ऑयल है या जिन ऐसे ऑयल जिसमें म्यूफा या फूफा है, मतलब अनसैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा है। तो इस प्रकार का तेल यूज़ कीजिए। कुकिंग के टाइम पे आप हेल्दी अप्रोच और क्या कर सकते हैं फ्राइड खाना कई लोगों को बहुत पसंद है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप फ्राइड को अवॉइड करके आप शैलो फ्राई करें और जहाँ तक पॉसिबल है और जहाँ शैलो फ्राई आप कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप स्टीम करके खाना खाएँ या बॉयल करके खाना खाएँ। तो डिफरेंट तरीकों से खाने को बनाएँ जो कि आपका पोषण तत्वों की मात्रा को कम ना करे, मतलब उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो कम या खत्म नहीं होना चाहिए। बट एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगी कि बॉयल करते टाइम अक्सर बहुत लोग बहुत सारा पानी डाल देते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप उतना पानी डालें जितने में आपका खाना जो है वो पक जाए, एक्स्ट्रा पानी ना हो। और अगर वो पानी बच भी गया है तो आप उसको अ करी के फॉर्म में यूज़ करें या आटा गूँथने के लिए यूज़ करें, आप उस पानी को फेंकें नहीं, क्योंकि उस पानी के अंदर हमारे विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं, वो लीच आउट हो जाते हैं, मतलब बाहर निकल जाते हैं। यही हम बात करें अब सर्विंग की, हमने खरीद लिया, प्रिपरेशन के पॉइंट्स ध्यान रख लिए, पकाने के लिए जो क्या चीज़ें हैं वो ध्यान रख लिया, बात आती है सर्व करने की। तो सर्व करने के लिए
हमने अभी समझा था कि हमारी प्लेट का 50% हिस्सा जो है वो होगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो आपको उसी तरीके से अपनी प्लेट के अंदर इसको सर्व करना है। आप सब्जी के फॉर्म में रखिए या सैलेड के फॉर्म में रखिए, और आप ऐड सर्व करते टाइम आप इसमें धनिया डाल सकते हैं या लेमन डाल सकते हैं विटामिन सी का कंटेंट बढ़ाने के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब बात करते हैं हमारे दूसरे हिस्से की प्लेट की, जो है 25% प्लांट बेस्ड प्रोटीन। अब प्लांट बेस्ड प्रोटीन क्या होता है? प्लांट बेस्ड प्रोटीन में आएंगे आपकी सारी दालें और जो भी आपके बीन्स हैं, जैसे कि आपका मूंग दाल है, अरहर की दाल है ना, चने की दाल है या राजमा है या सोयाबीन है, लोबिया है, ये सब हमारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन हैं, या नट्स या सीड्स हैं। तो इनको खरीदते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको सारे प्रकार की दालें लेनी है, क्योंकि कोई दाल है किसी के अंदर कोई अमाइनो एसिड, कोई प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, किसी में किसी प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है। तो जिससे कि आपकी बॉडी को सारे प्रोटीन्स मिले भरपूर मात्रा में, तो आपको सभी विभिन्न प्रकार की दालें जो है वो आपको खरीदनी है। कोशिश कीजिए कि आप अलग अलग तरीके के बीन्स को भी लें और नट्स और सीड्स को लें, और लेते टाइम ये ध्यान रखें कि उनमें कीड़ा ना लगा हो। कीड़ा लगे होने की पहचान क्या है? कि उसमें छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। तो आप वो ध्यान रखिए, और हमेशा अपने जो दालें हैं या नट्स या सीड्स हैं उनको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें, कूल टेम्परेचर पे या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। अब बात आती है प्रिपेयर करने की। तो दालें प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है कि उनको आपने पहले अच्छे से वॉश करना है। वॉश क्यों करना है? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि दालें जब बनती हैं तो उनमें पॉलिश की जाती है, तो आपको उस पॉलिश को हटाना है। अगर आपकी अनपॉलिश दाल है तो बहुत अच्छा है, बट अगर नहीं है तो आपको पॉलिश को हटाना है। वॉश करने के बाद आप कोशिश कीजिए कि आप उसको थोड़ी देर सोक करके भिगो कर रखें। अब ऐसा करने से क्या होता है, क्यों भिगोना है? एक तो वो जल्दी पक जाएगी, दूसरा उसमें जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं उनको वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। और कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पानी में चले जाते हैं, तो जब हम उस पानी को हटाते हैं तो वो एंटी न्यूट्रिएंट्स हट जाते हैं, सिर्फ हेल्दी हमारी जो दाल है वो बच जाती है। अब अगर हम दाल पकाने की बात करें, तो ये मोस्टली सभी इंडियन फैमिलीज में होता है कि सब अलग से तड़का बनाते हैं। पहले दाल को अलग से बॉईल करते हैं और अलग से तड़का बनाकर वो मिक्स करते हैं। तो और जिसमें कि हमारा भरपूर मात्रा में तेल और बहुत सारे मसाले डालते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप सिंपल एंड हेल्दी कुकिंग अपनाएं। आप दाल को बॉईल करते टाइम ही उसमें करी लीव्स और जो भी आपके तड़का आपने डालना है आप उसको उसी में डाल दो, जिससे कि उसका फ्लेवर जो है वो बॉइलिंग के टाइम पे ही एक्सट्रैक्ट होकर उस दाल में आ जाए। ठीक है? और जब आप उसको सर्व करें, जब आप अपना 1/4 प्लेट का हिस्सा दाल से सर्व कर रहे हैं, तो आप सर्व करते टाइम उसमें ऊपर से जीरा डाल सकते हैं थोड़ा सा ऑयल में भून के, या आप उसमें हींग डाल सकते हैं और आप उसमें धनिया डाल सकते हैं। अब धनिया डालते टाइम भी आपको फ्रेश धनिया ही डालना है, क्योंकि उसमें ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं कि अगर आप उसको पका देंगे तो वो उड़ जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि आप फ्रेश धनिया डालें। तो ये कुछ हेल्दी अप्रोचेस आप अपना दाल बनाने के लिए, या जो भी आपका प्रोटीन बेस्ड मील है, 1/4 प्लेट जो हिस्सा है वो आप ध्यान रख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है हमारे प्लेट का तीसरा हिस्सा, जो है 25% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से हम क्या समझते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं हमारे होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स मतलब जो हम, जैसे हमारा गेहूं है या बाजरा है, ठीक है, या रागी, ज्वार, ये सब हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो अब इनको खरीदते टाइम आपको इनका क्या ध्यान रखना है कि कोशिश कीजिए कि आप मल्टीग्रेन्स जो हैं अपने डाइट में इंक्लूड करें। सिर्फ गेहूं तक ही ना सीमित रहें, क्योंकि वो मैक्सिमम जो है लोग सिर्फ गेहूं ही खाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप गेहूं के साथ साथ बाजरा है, ज्वार है, रागी है, वो सब भी आप लें। मल्टीग्रेन जो आटा है अपना वो बना लें। और आटा जब आप खरीदने जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि या तो आप फ्रेश आटा पिसवाएं चक्की से। अगर आप फ्रेश नहीं पिसवा सकते तो आप ये कोशिश कीजिए कि आपके आटे के अंदर फाइबर जो है, जो चोकर जिसको बोलते हैं, ब्रांड यानी कि उसकी मात्रा जो है वो भरपूर होनी चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड हो जाए वो आटा, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है? और आटा पिसवाते टाइम आप मल्टीग्रेन आटा बनवा सकते हैं, आप उसमें चना पिसवा सकते हैं, सोयाबीन पिसवा सकते हैं, अपना जैसा जिसका प्रेफ़रेंस है, उस हिसाब से आप ऑप्शंस को वेरी कर सकते हैं। अब बात अगर हम करते हैं प्रिपेयरिंग की, तो प्रिपेयर करते टाइम तो देखिए सिंपल है। आपको अगर आपने रोटी के फॉर्म में खाना है तो आप सिंपल अपना आटा गूँदेंगे, आप रोटी बना लेंगे। बट लेकिन अब रोज़ आप रोटी खाकर अगर आपको लगता है कि रोज़ सेम खाना खा रहे हैं तो आप वैरायटी ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि आप फर्मेंटेड फूड्स जो हैं, वो अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो जैसे कि इडली खाते हैं, तो इडली में चावल को आप रिप्लेस करके रागी की इडली बना सकते हैं, है ना? आप रागी का डोसा बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि अपना बैटर प्रिपेयर करके रखें, उसे फर्मेंट होने दें और आप डोसा या इडली का बैटर प्रिपेयर करें। अब अगर हम बात करें कुकिंग की, तो कुकिंग में आपको क्या ध्यान रखना है कि अब जैसे मैं बोलूँ कि आप डोसा खाएँगे वो भी ठीक है, तो आप उसमें तेल का कम इस्तेमाल करें, ठीक है? या फिर आप उसमें ऑप्शन हेल्दी ऑप्शन क्या है कि अगर आप डोसे की जगह आप इडली खा लें, अगर आप रागी की इडली बना रहे हैं तो या आपने कोई और ग्रेन लिया है, तो उसमें क्या होगा कि आपके पास स्टीम है, स्टीम में कोई ऑयल यूज़ नहीं होगा, तो वो डोसे से भी हेल्दियर वर्ज़न है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। अब अगर हम बात करें सर्विंग की, सर्विंग में आप क्या करेंगे, अपने प्लेट का 1/4 हिस्सा मतलब 25% हिस्सा जो है आपकी प्लेट का वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से जाएगा। चाहे वो डोसा हो, इडली हो या आपका रोटी के फॉर्म में हो। अगर आपको इन सब चीज़ों में नहीं खाना है तो आप बाजरा, ज्वार, रागी इन सबको आप रोस्ट करके रख सकते हैं या रोस्टेड स्नैक्स भी आते हैं। या तो आप ले सकते हैं जो हेल्दी है या आप फ्रेशली आप उनको रोस्ट करके रख सकते हैं और आप वो खा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने प्लेट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। ये बात हुई हमारे प्लेट की कि क्या-क्या हमारे प्लेट में खाना होना चाहिए। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मसाले जो हैं हमारे इंडियन क्यूज़ीन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम सब मसाले यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, जैसे कि नमक है, मिर्च है, हल्दी है, जीरा है, तो ये सब स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स होते हैं। अब अगर हम जानें कि स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स क्या होते हैं, तो स्पाइसेस होते हैं मसाले, जैसे कि हमारा नमक, मिर्च, हल्दी और कॉन्डिमेंट्स की अगर हम बात करें, कॉन्डिमेंट्स हो गए जैसे हमारा धनिया है, पुदीना है, ये सब, जो हमारा खाना बनाते टाइम यूज़ नहीं होते बट खाना सर्व करते टाइम ज़्यादा यूज़ होते हैं और मसाले अक्सर हमारा खाना जो है पकाते टाइम ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या रोल है इनका? जैसे हम सब जानते हैं कि हल्दी जो है वो बहुत अच्छी होती है। हल्दी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर कुर्कुमिन होता है। अब कुर्कुमिन की वजह से वो हमारा इन्फ्लेमेशन को रोकता है और वो हमारा इम्यूनिटी बनाने में हेल्प करता है। और ऐसा ही अगर हम बोलें कि अदरक है, अदरक जो है उसके अंदर भी हमारा एक जिंजरोल नाम का एक्टिव होता है। तो वो क्या करता है कि एक तो डाइजेशन में हेल्प करता है, दूसरा आपने ये देखा होगा कि अक्सर जब गला खराब हो जाता है तो आप बोलते हैं कि अदरक का रस ले लीजिए या अदरक वाली चाय पी लीजिए। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसके अंदर जिंजरोल प्रेज़ेंट है। तो उसकी वजह से वो आपके गले को और आपके डाइजेशन को ये सब हेल्प करता है ठीक करने में। और यही हम बात करें हमारे जीरा है जैसे, जीरा है, अजवाइन है, सौंफ है, तो ये सब जो है हम बोले ये कार्मिनेटिव होते हैं। अब कार्मिनेटिव क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जो हमारे अ, डाइजेशन में हेल्प करती हैं। अब कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा गैस और ब्लोटिंग होती है, कुछ भी खाते हैं उनको गैस और ब्लोटिंग होती है, तो ऐसे क्या कर सकते हैं, आप अपने खाने के अंदर अजवाइन का या जीरे का, चाहे आप उसको इन्फ्यूज़्ड वाटर के फॉर्म में ले सकते हैं मॉर्निंग में या आप उसको अपने खाने के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सब जो है ये आपको आपके डाइजेशन में, आपके पाचन में हेल्प करते हैं। ऐसे ही आप फिर धनिया या पुदीने की चटनी बनाते हैं, वो भी आपको डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है। तो अब ये सब बात हुई हमारी हेल्दी प्लेट की। अब मैं आप सबसे ये जानना चाहूँगी कि क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है, उसमें कितना परसेंट पानी होता है? हमारी बॉडी के अंदर पानी होता है 60 से 70% हमारी बॉडी जो है वो पानी से बनी है। मतलब
हमारा जो ब्लड जो है वो 90% उसमें पानी है, और अगर हम बात करें हमारे ब्रेन की तो उसमें 75% पानी है। स्किन में 65% पानी है। तो हमारी बॉडी के अंदर पानी भरपूर मात्रा में है। हालांकि हमारे जो जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, उनमें भी 35% पानी होता है। तो इसलिए पानी जो है वो भरपूर मात्रा के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमें पानी, हमारी बॉडी को हाइड्रेट करके रखना है हमेशा। पर पानी हाइड्रेट करने से क्या होता है, हमारी ओवरऑल हेल्थ कैसे अच्छी होती है, हमारी बॉडी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है मतलब कि अब हमारा जो बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषण को हर बॉडी के पार्ट तक पहुंचाने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी के अंदर से जो वेस्ट है वो यूरिन के फॉर्म में उसको निकालने में हेल्प करता है। और जो हमारे जोड़ हैं, जोड़ों को लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है। और ऐसे ही हमारा, अगर मैं बात करूं कि गट हेल्थ को कैसे हेल्प करता है, तो हमारे कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। कॉन्स्टिपेशन क्यों? क्योंकि पानी ज्यादा होगा तो आपका जो भी मल है वो ड्राई नहीं होगा और आपका इजीली मोशन पास होगा। दूसरा, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में, उसको मिक्स करने में हेल्प करता है। और अगर हम बात करें इन्फ्लेमेशन की, तो जो हमारी गट की जो अंदर की लाइनिंग होती है वो भी हमारी, उसको मिकोसा बोलते हैं, जो कि पानी से बनी, उसमें भी पानी होता है, जो कि हमारे परमिएशन में, सामान एब्जॉर्ब करने में और इन्फ्लेमेशन से, बैक्टीरिया को वहां चिपकने से बचाता है। तो ये ये चीजें हैं जिसकी वजह से आपको बोला जाता है कि आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। तो अब ये सब समझने के बाद आप इतना तो समझ गए होंगे कि आपको हेल्दी ऑप्शंस आपके पास क्या हैं और अनहेल्दी ऑप्शंस क्या हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, बाई और जो भी आपको दिख रहे हैं, जैसे कि एरेटेड ड्रिंक्स हैं, आर्टिफिशियल जूसेस हैं, अल्कोहल हैं या शुगरी ड्रिंक्स हैं, ये सब आपके अनहेल्दी ऑप्शंस हैं। बट लेकिन अगर हम हेल्दी ऑप्शंस देखें तो वो क्या है, इन्फ्यूज्ड वाटर, कोकोनट वाटर, या आप हेल्दी जूस ले सकते हैं, वेजिटेबल या स्मूदी ले सकते हैं, या फ्रेश फ्रूट जूस ले सकते हैं। फ्रेश फ्रूट जूस में आप कोशिश कीजिए कि आप फाइबर के साथ लीजिए, उसको छान के ना पिए। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने हैं अपने गट नरिशमेंट के लिए। तो इसी के साथ मैं आपको एक एक्टिविटी देना चाहूंगी, जिसमें आप सबको अपना एक हाइड्रेशन ड्रिंक, जो भी आपका पसंदीदार हाइड्रेशन ड्रिंक है, उसका आपको एक पिक्चर पोस्ट करना है। और चाहे वो इन्फ्यूज वाटर हो सकता है, कोकोनट वाटर, या कोई भी जूस जो आपको पसंद है। पर उसके साथ साथ आपको 2 पिक्चर्स बतानी है, 2 एग्जांपल्स बताने हैं कैलोरी डेंस फूड के और न्यूट्रिएंट डेंस फूड के। तो ये आप लोगों के लिए, सबके लिए आज की एक्टिविटी होगी। और इसी के साथ मैं अपना आज का सेशन कंक्लूड करती हूँ एक कोट के साथ, जो कि कहता है दैट एवरी डे वी लिव एंड एवरी मील वी ईट वी इन्फ्लुएंस द ग्रेट माइक्रोबियल ऑर्गन इनसाइड अस फॉर बेटर और फॉर वर्स। मतलब कि हम हर दिन जो जीते हैं, हर खाना, हर मील जो हम खाते हैं, वो किसको प्रभावित करता है? जो भी हमारे गट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, चाहे वो अच्छे के लिए या बुरे के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा अच्छा प्रभाव ही देना है। थैंक यू, नमस्ते। Thank you so very much, Dr.